अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। Good morning everyone, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. So how was your weekend? वीकेंड वाज गुड। अच्छा, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में इंसान के सारे हादसात हो जाते हैं लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के साथ ज़िंदगी में सिर्फ बुरी होती है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता वैसे कहाँ से आ रही है। दो बातें आज मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ कि एक इंसान था, एक खातून, एक लड़की, जिसको बड़ा शौक था समंदर की तह में जाके जानवर देखने का, मरीन लाइफ देखने का, मछलियाँ, नॉट रियली जानवर, मरीन लाइफ देखने का, मछलियाँ देखने का। और उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए और बड़ी हिम्मत जुटाई और उन्होंने ट्रेनिंग के बाद एक अदद जगह पे स्कूबा डाइविंग करने का फैसला किया। टू कट अ वेरी लॉन्ग बोरिंग स्टोरी शॉर्ट, मैं कल स्कूबा के लिए गई थी, स्कूबा डाइविंग, जो कि मेरे लिए मुझे हाइड्रोफोबिया है। आपको पता है ना, जहाज से तो मैं आराम से जंप लगा सकती हूँ, पानी से मुझे डर लगता है। फाइनली खैर वो सारा प्रोसेस हो गया, बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा पानी जो है वो बहुत गंदा है। नहीं, ये ना आप कहें, जब आप नीचे गए तो वहां पे दूर से ऐसा लग रहा था मछली आ रही है ट्रांसपेरेंट रंग की, लेकिन करीब आके देखा तो प्लास्टिक की बोतल थी। फिर एक और चीज को ये स्टिंगरे समझ बैठी, वो पता लगा किसी ने ड्राई क्लीन का शॉपर नहीं होता, वो उठा के फेंका हुआ था। चूंकि ये तो जैसे इंस्पिरिट उधर ही थे ना, व्हाट डू यू नो। एनीवे, ऐसी कोई बात नहीं है, जो था वो तो सब कुछ था। बट व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज दैट वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, खास तौर पे हमारा पानी, क्योंकि हम अपनी खबरें चलाते रहते हैं कि किस तरह मेडिकल वेस्ट हो या कचरा घरों का हो, कुछ भी हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो जाता हमारे समुंदर में। और वो आपको जो ऊपर से तय बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही होती है, वो एक्चुअली व्हेन यू गो इनटू द समुंदर, वो इतना गंदा अब हमारा समुंदर हो चुका है। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स जो कि की गई हैं समुंदर साफ करने के, हमारा समुंदर गंदा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब्दुल्ला, ये नहीं कि पूरी एक आपको एक गंद की लेयर नजर आ रही हो, फ्रॉम टाइम टू टाइम थैले आ रहे हैं पानी के अंदर। अगर आप कुछ समझेंगे जी जेली फिश है, वो एक्चुअली एक थैला निकलेगी। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, रैपर्स हैं, और वो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्लोट करते हुए इधर उधर चीजें नजर आती हैं। बड़ी दुखी बात है, एक्सपीरियंस तबाह बर्बाद कर देती है। और पानी भी इतना गंदा और इतना मट्टी वाला कि ना आपको कोई मरीन लाइफ नजर आ रही है, ना आपको कोई कोरल्स नजर आ रहे हैं, ना आपको पता है हमारे स्पॉट्स हैं। ये कराची में भी अगर जाएं तो चरना आइलैंड हो गया, ये 2-4 स्पॉट्स हैं जो जरा साफ हैं, और पता नहीं कितनी देर तक फ्रैंकली वो साफ रहेंगे। वो तो अभी बंद किए हैं शायद, वो तो आजकल खैर बंद है। बट कहने का मतलब है जो बाकी पूरे समुद्र को ही साफ होना चाहिए। बट ये क्या बात हुई कि 2-4 स्पॉट साफ हैं। अगर थाईलैंड वगैरह जाके आप स्कूबा करें, कहीं और आप करें, तो उनकी तो वो इंडस्ट्री बन चुकी है, दे मेक श्योर के सारी सफाइयां। कराची से 2 घंटे की इतनी दूर बोट पे मुसाफर के बाद भी अगर आपको अगर आपको गंदा पानी मिल रहा है और समंदर की तह में गंदा पानी मिल रहा है, तो आप लेवल ऑफ आलूदगी चेक करें कि हमारे पानियों में कितना बढ़ गया है। खैर, ये एक एक्सपीरियंस था। ये था, लेकिन अब्दुल्ला, आई एम अ स्कूबा डाइवर नाउ, यू आर नाउ अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सर्टिफाइड तो खैर मुझे नहीं पता, बस कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था यही होना है, इसलिए मैं गया ही नहीं। ओह यस, और भी बड़े रीजंस हैं, वो हम बाद में बताएंगे। अच्छा जी, आज स्कूल खुल गए, So, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। To school, all of you who have gone to school, 9th, 10th, A, O levels, शुक्र है कि आप लोग स्कूल वापस जा रहे हैं। बाज़ लोग, अच्छा, कल मेरा एक बच्ची से मिलने का इत्तेफाक हुआ, who is a teenager, और उनके भी आज स्कूल खुलने दिन। नहीं, क्या हो गया बच्चों, इट्स बैक टू स्कूल। अब देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, और ना ही आपसे कोई आपकी राय मांग रहा है। स्कूल तो जाना ही है, ये एक साल की जो छुट्टी मिली। एट द सेम टाइम, यू नो, पुटिंग आवरसेल्व्स इन योर शूज, थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है जब इतने अरसे बाद आपका रूटीन चेंज हो रहा है। और बाज़ बच्चों ने बड़ा दिल लगा के ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो थोड़ा सा चेंज ऑफ रूटीन में आपको परेशानी होगी, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, लेकिन विद टाइम आपको मजा आने लगेगा दोबारा से। कम ऑन, आई मीन यू हैव टू गेट बैक इनटू द प्रोसेस। सो 9th ग्रेड से इंटर तक के आज जो है क्लासेस वो स्टार्ट हो गई हैं। हमारी टीम मेंबर्स के भी बड़े बच्चे जो हैं वो गए हैं स्कूलों में, और हमें एक खुशी की एक लहर जो है ना, वो पेरेंट्स में वो हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं। फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, गुड ऑन यू। अच्छा जी, तो ये इमेजिन कप की भी हमने बात करनी है। ऑल्दो हमारे अगर आईटी के देखें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे यंग एडल्ट्स जो हैं, वो तो बड़े आगे पहुंचे हैं। तो व्हाई आर दे नॉट इंटरेस्टेड दिस टाइम? क्या हुआ है ऐसा, व्हाट हैज चेंज? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो चेंजिंग फैक्टर की बात हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना जनाब कम नहीं हो रहा है। आई वाज स्पीकिंग टू अ डॉक्टर यस्टरडे, और वो कह रहे थे, मुझे बता रहे थे, कराची के 2 बड़े अस्पतालों में से एक में वो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे अस्पताल, हमारा बिल्कुल जो साथ वाला अस्पताल है, 2 बड़े अस्पताल कराची के साथ साथ हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, AKU लियाकत नेशनल। उनका जी हमारे अस्पतालों में ICU में बमुश्किल ही कोई बेड अवेलेबल हैं फॉर कोरोना पेशेंट्स, सो थिंग्स आर नॉट गुड। और इसी के साथ एक और जॉइंट जो चीज़ है, वो पूरी दुनिया में
अब वैक्सीनेशन होना स्टार्ट हो गई हैं, वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा वक्त कब आएगा, हमारा नंबर, और आना भी है, नहीं आना, कहीं बाहर से भी मंगवा रहे हैं या फिर अपनी जो ईजाद कर रहे हैं उसी का इंतज़ार है। ये सारी बातें हमने आज करनी है। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट सेनेट के इंतखाबात। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद लगता यही है कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट बगैर आईनी तरमीम होना मुश्किल होंगे और अपोजिशन जमातें भी तो खुफिया राय दही के खिलाफ थी। अब मौका आया है तो हुकूमत का साथ देना चाहिए। पुरान इनसे ज़्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ, तो इलेक्शन तो आप पहले करवाएंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, देखिए पाकिस्तान सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। हमारे ख्याल में हमारे अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। ये हो सकता है कि आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है। जब हुकूमत ने फैसला किया कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, तभी से ये बात हो रही थी कि आईनी तरमीम के बगैर ऐसा होना मुश्किल है। आईनी रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को राय दी है कि आर्टिकल 226 वाज़ेह है, सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होता है। सेनेट का ओपन बैलेट इंतखाब गैर आईनी होगा। सिंध हुकूमत की राय भी यही है, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का मौक़िफ़ है कि ओपन बैलेट से इंतखाब हो सकता है। अब बज़ाहिर आईनी तरमीम ही वाज़ेह रास्ता है, जिसमें अपोजिशन का सर्टनली ताउन दरकार होगा और अपनों की फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह की सताई अपोजिशन जमातें माजी में ख़ुद ओपन बैलेट की हामी भी रही हैं और ये मौक़िफ़ किसी न किसी हद तक आज भी इन लोगों का कायम है। हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि हम कोई इस किस्म का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म लेकर आए जिससे हम जो करप्शन का पोर्शन है उसको कवर कर सके, मगर हम चाहेंगे कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से हो जाए और कोई अदालत का इसमें ना रोल है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालत का यही फैसला आएगा कि ये तो पार्लियामान जाने और पार्लियामेंटेरियंस जाने। अब ये सब कुछ तो आपने सुन लिया। अब अगर सब सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के जरिए चाहते हैं तो मिलकर ये काम कर डालें। इसका वादा आपको याद दिलाएं नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान तय पाने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी मौजूद है। इसी पे हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी हमारे साथ हैं। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की बड़ी ख्वाहिश है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ सिंध हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि आईनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो माजी में तो पीपल्स पार्टी जो है वो खुफिया राय दही के खिलाफ रही है, तो अब मौक़िफ़ क्या बदल रहे हैं या सोच क्या है इस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीनन ये ख्वाहिश है कि सेनेट के इलेक्शंस साफ़ हों, शफाफ हों। जिस तरीके से हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो साफ़ हों, शफाफ हों, उसमें हर आदमी को, हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की जो आज़ादी है वो मिल सके और जहां वो वोट डाले उसका वोट वहीं निकले। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में भी ये नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस का ही प्रोसेस पूरा बदल दो। हाँ, उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शंस में बेहतरी ज़रूर आ सकती है, लेकिन जो भी उसमें चेंज होगा या प्रोसेस में अगर कोई किसी की कोई तजवीज़ होगी तो वो आइन के अंदर चेंज के बगैर या आइन को देखे बगैर नहीं हो सकती। अच्छा शाजी साहब, अगर अपोजिशन जमातें समझती हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, तो इस बार हुकूमत के साथ मिलकर आईनी तरमीम कर लें, मीसाक जमहूरियत का एक वादा भी पूरा हो जाएगा इसी बहाने। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर दिस? देखिए, अपोजिशन जमातें तो आज भी ये कहती हैं कि आइन को अगर किसी भी तरीके से या आइन की किसी प्रोविज़न को हमें देखना है या उसमें किसी चेंज या प्रपोजल का जिक्र करना है तो वो डायलॉग के ज़रिए हो सकता है। लेकिन इस हुकूमत ने उजलत में जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और आपने देखा कि उस वक्त भी हमने कहा कि ये तरीक़ा गलत है। आइन की प्रोविज़न को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आइन में अगर किसी भी किस्म का प्रपोज़ल
चेंज का है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के ज़रिए और पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। मौजूदा हुकूमत के पास ना मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई हकीकी ख्वाहिश है या ऐसी कोई विल है कि वो अपोजिशन के साथ किसी भी इशू पर बैठना चाहते हो। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अवामी मसाइल पर बैठें, सर जोड़ें, पाकिस्तान की जो सिमत इस वक्त गलत जानिब है उसको दुरुस्त करें। अच्छा शाजिया, एक तरफ ये सब कुछ है, आपने भी एक्सप्लेन कर दिया, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ मुहिम। बिलावल कह रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद के सिवा हुकूमत हटाने का कोई आइनी तरीका नहीं, गैर आइनी तरीका ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है। तो तहरीके अदम एतमाद के लिए तो आपके पास नंबर्स भी नहीं है, फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फ़ायदा क्या है? अदम एतमाद पूरी कौम को है इस शख्स के ऊपर। आप मुझे बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी आज किस तबके को खुश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका, बिज़नेस कम्युनिटी को देख लें। आज कौन खुश है पाकिस्तान के अंदर? पूरा पाकिस्तान इस शख्स पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, कर चुका है और आगे भी करेगा। और पार्लियामेंट में अगर कोई तहरीक आएगी तो वो पार्लिमानी तरीका हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातें भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकती हैं। जहाँ तक अददी तादाद की बात है तो आपको भी हैरानी होगी, बल्कि अब तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पीटीआई की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है कि इनके अपने एलाइज और इनके मेंबर्स जो खुद पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पशेमान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश का शिकार है, क्योंकि अपने अपने हलकों में जाते हैं तो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के नताइज की वजह से जो आवाम में तकलीफ़ है, जो तशवीश है, उसका उनको सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं नहीं समझती कि ये हुकूमत जो 4 वोट्स पे खड़ी है वो अपने लिए दोबारा वो वोट हासिल कर सकेगी जो उन्होंने किए थे। मैं समझती हूँ कि अब पानी सर से गुजर चुका है। अब पानी सर से गुजर चुका है, कहना है पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं जिसपे हम बहुत खुश हैं, जिस पे वी शुड सेलिब्रेट लिटरली। और इससे पहले है जब हमने इस बात का तस्करा किया था और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं मौजूद, स्कॉलरशिप की पर्टिकुलरली अगर बात कर लें, जिसको हुकूमती सतह पे मलाला यूसुफजई के नाम से मंसूब किया गया हो। मलाला का नाम ही इतना बड़ा है कि वो हो गया है। तो अब ये किस तरह हुआ है आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलाला यूसुफजई एजुकेशन एक्ट को कानून बनाने के लिए दस्तखत कर दिए हैं और अब आला तालीम के अमरीकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट 50% तालीमी वज़ाइफ जो हैं, स्कॉलरशिप्स जो हैं, वो पाकिस्तानी ख़वातीन को दी जा सकेंगी, विच इज़ अमेजिंग। कि मलाला ऑब्वियसली पूरी दुनिया की बच्चियों के लिए एजुकेशन के लिए काम कर रही है, बट शी इज़ पर्टिकुलरली कंसर्न कि पाकिस्तान की बच्चियाँ जो हैं वो कहीं पीछे ना रहें। 100% 50% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों, पाकिस्तानी बच्चियों के लिए होंगी। हमें इस बात की बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। मलाला, आपको मुबारकबाद। तमाम लड़कियां जो मलाला की तरह बाहर जाकर आला तालीम हासिल करना चाहती हैं उनको मुबारकबाद, जिन लोगों ने इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, थैंक यू सो मच। लेकिन एट द सेम टाइम हमने जब इस पर पहले बात की थी ना, तो ज़ियाउद्दीन यूसुफजई साहब ने हमें बताया था कि 2008 में कहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था इस तरह का, जिसमें सिर्फ एक ही अवार्ड दिया गया था, वो मलाला को दिया गया था, लेकिन उसके बाद बाकायदा तौर पर कोई स्कॉलरशिप नहीं है। आई विश कि ये अमेरिका के करने से पहले हम खुद करते और हमारी यहाँ पर वो बाय द वे एक पीस अवार्ड था, हम खुद करते। कोई पहला मिला था, उसके बाद हमारी हायर एजुकेशन कमीशन, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मलाला यूसुफजई के नाम से एक स्कॉलरशिप जारी की जाती है, जिसमें हम बच्चियों को आला तालीम के लिए हुकूमती पैसों से बाहर भेजा करते। हम उस तरह, बात यह है कि हम उस तरह ओन नहीं कर रहे मलाला को जिस तरह हमें करना चाहिए। तो हम तो ओन कर रहे हैं। ये अगर ओन करना है तो हुकूमती सतह पे हुकूमत पाकिस्तान ने ओन करना है ना। एब्सोल्युटली, यही हम कह रहे हैं। तो जब उनको सारा माजरा पता है और उनको पता है कि दर हकीकत क्या हुआ था मलाला के साथ, तो फिर उन्हें ओन करना चाहिए। अच्छा, आपको बता दें जिस बिल की अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जो हुआ है, ये बिल गुज़िश्ता बरस मार्च में ऐवान नुमाइंदगान के मंजूर हुआ था तब, और जिसके बाद 1 जनवरी को अमरीकी सेनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। तो पूरा ये प्रोसेस जो था ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, तब से चल रहा था, एंड साल हो गया एक्चुअली।
and now it's done. So all the Pakistani girls जो पाकिस्तान में रहती हैं, जो बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं, आपके लिए तो एक ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जो है वो खुल गई है. इंशाल्लाह आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे when we find who are sitting here in Pakistan. आप लोग भी ज़रा गौर करें. हमने बहुत सी ऐसी प्रेसिडेंट्स माजी में एग्जांपल्स देखी हैं कि अगर किसी को आप बड़ा बनाना चाहें हुकूमती सतह पे तो यहाँ से उठा के भी यहाँ बिठा देते हैं, और ये तो वैसे ही इतनी बड़ी हैं, तो इनको वो ऑनर वो अच्छा इंटरेस्टिंगली वो जो यहाँ से बिठा देते हैं ना, वो इतने अनकॉल्ड फॉर होते हैं. हाँ. इनको तो खैर किसी की वैसे ज़रूरत नहीं है. तो लेकिन फिर भी कुछ करना चाहिए, थोड़ी सी ओनरशिप दिखानी चाहिए. नाम डालें, मलाला का नाम ज़रा ज़्यादा मकबूल हो, यूज़ हो पाकिस्तान में अच्छी जगह पे, जो कि नौजवानों को बड़ा इंटरेस्ट करती है. लेकिन अगर इन केस आपको नहीं पता, हम चाहते हैं कि इसकी रीच पाकिस्तान भर में दूर दराज इलाकों तक बैठे हुए नौजवानों का जिनका IT में इंटरेस्ट है उन तक पहुँचे और वो भी इसका पार्ट बने. तो इसलिए हमने सोचा इसे डिस्कस करना बेहद जरूरी है. अच्छा, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताएं कि गुज़िश्ता 19 बरसों में दुनिया भर से कोई 20 लाख नौजवान टेक्नोलॉजिस्ट माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल स्टूडेंट टेक्नोलॉजी मुकाबले जिसका नाम है इमेजिन कप में हिस्सा ले चुके हैं. और 2003 से शुरू होने वाला इमेजिन कप ना सिर्फ आलमी सतह का टेक्नोलॉजी मुकाबला है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया को दरपेश मसाइल के मुमकिन हल जो हैं वो भी पेश होते हैं. आपको पता है जब बहुत से माइंड्स कम टुगेदर तो इन एवेन्यूज़ में काम करना शुरू हो जाते हैं. तो पाकिस्तान में जी इमेजिन कप हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से होता है, और इस साल यानी 2021 में भी नौजवान टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो वर्चुअली अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए आलमी मसाइल का जो है वो हल तलाश कर रहे हैं. जीतने वाली टीम जो होगी ना उसको ट्रॉफी तो मिलेगी. उसके अलावा $75,000 की रकम जो है वो बतौर इनाम भी मिलेगी. लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पर पाकिस्तानी नौजवानों की दिलचस्पी उस तरह अभी भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह नहीं नज़र आ रही जिस तरह हम इन द पास्ट देखते रहे हैं. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ कोविड, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट ऐसा क्यों है, यही हमने पता करना है. ऐसा है या नहीं है? हाँ, ऐसा है या नहीं है, हमें कुछ इस किस्म का वैसे लग रहा था. माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के कंट्री एजुकेशन हेड जिब्रान जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं. जिब्रान, फॉर ऑल दोज, ऑल्दो ये 19 साल से हो रहा है, फॉर ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कंपटीशन और दिस थिंग, आप प्लीज बताइए कि इसमें क्या होता है. जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो. मैं इसको क्विकली समराइज कर देता हूँ. इमेजिन कप एक ग्लोबल प्रीमियर टेक्नोलॉजी कंपटीशन है जो पिछले 19 साल से दुनिया में हो रहा है. 100 से ज़्यादा मुमालिक इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं. आज तक 2 मिलियन प्लस बच्चे जो हैं इमेजिन कप में पिछले 19 साल में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने. पाकिस्तान में कंपटीशन काफ़ी सालों से, पिछले 7-8 साल से हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से कराया जा रहा है और इसमें बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन रही है. इनफैक्ट जो आपने लोगों के इंटरेस्ट की बात की, जो लास्ट ईयर था इमेजिन कप 2020, उसमें पाकिस्तान की वर्ल्ड में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन थी in terms of projects and students participation. So that was also a record जो लास्ट ईयर पाकिस्तान के पास था. इस साल अगर आप कोई नंबर्स शेयर कर सकें, when you say कि highest participation थी, तो what numbers are we talking about? So we were talking about 600 plus projects from Pakistan being submitted to Imaginecup Cup in the last year, which was the number one position in the context of participation. अभी तो लेकिन स्कूल ही बंद है, यूनिवर्सिटी प्रोसेस सारा रुका हुआ है, तो उसमें में भी it's the hurdle, I think. जी, and probably that's the reason कि जब इमेजिन कप हर साल हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम से, तो पाकिस्तान में हमारा हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एक एग्रीमेंट है एंड देयर आर 200 प्लस यूनिवर्सिटीज व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट. तो यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में इमेजिन कप के बहुत ज़्यादा फिजिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, ऑन साइट इवेंट्स हो रहे होते हैं, जहाँ पे जाके बच्चों को बताया जा रहा होता है इस कंपटीशन के बारे में और उनको कहा जा रहा होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं. इस साल उस ड्राइव को, बिकॉज कोविड है, देयर आर सर्टेन SOPs एंड यूनिवर्सिटीज़ आर क्लोज्ड, वो सारी ड्राइव इस दफ़ा ऑनलाइन हो रही है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म है, जिस पे इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. वी आर यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स और वहाँ पे उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है इमेजिन कप 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन पार्टिसिपेट. मैं आपको ये बता सकता हूँ, लुकिंग एट द ट्रेंड्स, इस साल प्रॉब्ली विल बी इन अ बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. तो बिल्कुल पार्टिसिपेशन हो रही होगी, बच्चे दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द कंपटीशन. इट्स जस्ट दैट
कि probably we are not seeing a lot of physical activities happening. अच्छा, तो अगर अभी भी जिब्रान, if somebody wants to be a part of this competition still, आप बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है, और क्या इस साल की कोई थीम है जिसको एड्रेस करना है, या कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसको ढूंढने की कोशिश करनी है, क्या होता है? या इट कैन बी एनीथिंग as in which can be diverse, different from one another, क्या होता है? कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जी, so Imagine Cup is all about solving world's toughest technology problems with the help of technology. और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, so we have identified certain themes. So for example, Earth is a theme. मैं इसकी डिटेल्स आपको थोड़ा सा 1 सेकंड के बाद दे देता हूँ. We are talking about lifestyle, we are talking about healthcare, we are talking about the education. अगर आप एजुकेशन की एग्जांपल लें, all universities are closed and today the gap between students and universities is bridged with the help of technology. तो क्या हमारे बच्चे एक ऐसा सोल्यूशन ला सकते हैं कि पाकिस्तान में जो 25 मिलियन बच्चे आउटसाइड ऑफ स्कूल सिस्टम हैं वो पढ़ सकें अपने घर से बैठ के विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, या जब कोविड जैसे पीरियड में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हों तो लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर सकें। इसी तरह हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में बहुत काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है, चाहे बीमारियों का क्योर फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वैक्सीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और आप अगर उसकी बैकबोन या बैक एंड देखें वो सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर है। एंड दीज आर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है प्रीडोमिनेंटली, और बायोटेक्नोलॉजी हैज़ टू प्ले अ बिग रोल। जो अर्थ का थीम है वो फैसिलिटेट करेगा कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं कि प्रॉब्ली वुड हैव बेटर क्रॉप्स एट द एंड ऑफ अ डे, और वील हैव बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। सो हमारे जो लोकल चैलेंजेस हैं कंट्री के, उसको टेक्नोलॉजी किस तरह सॉल्व कर सकती है, दिस कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट दैट। राइट जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया। और वी स्टैंड करेक्टेड, हमारे पाकिस्तानी बच्चे अभी भी डिस्पाइट कोविड एंड एवरीथिंग दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस। मार्च में जो बताया जा रहा है जी, इसके जो फाइनल है, जो भी इसका तरीक़ेकार होता है वो होगा। और आप देखें पेंडेमिक और सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का एम्फेसिस, इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक थे जहाँ पे बाकायदा ट्रेस किया जाता था। आप एक ऐप पे देख सकते थे कि आपके इर्द गिर्द कोई इन्फेक्टेड इंसान तो मौजूद नहीं है, एंड यू कुड आर यू इन अ सेफ जोन और आर यू एट अ हाई रिस्क जोन। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में इस्तेमाल की गई हैं, और ये ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी की मदद से ही मुमकिन हो रहा है। तो हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आई एम श्योर दे वुड हैव सम अमेजिंग सॉल्यूशंस टू फॉर ऑल दिस, बिल्कुल जो आइडेंटिफाई की गई हैं चीज़ें। दुनिया में थोड़ा थोड़ा वैक्सीन्स लग रही हैं, और पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी हमें ज़रा मुश्किल नज़र आ रही है। हुकूमत के उलझे हुए बयानात से तो बज़ाहिर यही लग रहा है। पाकिस्तान ने भी 2 कंपनीज को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल मिल गया हुआ है, और पाकिस्तान भी वहाँ पर कुछ एडवांस में जो पेमेंट करनी है वो अनकरीब वहाँ पे करके वो बुकिंग करा लेंगे, और आवाम को ये वैक्सीन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। वैक्सीन के हुसूल के लिए एक रकम मुख्तस की गई थी इन प्रिंसिपल ECC के ज़रिए $150 मिलियन की, और वो जो है काबीना के सामने आज रखी गई अप्रूवल के लिए। तो आपको जान के खुशी होगी कि काबीना ने इसको अप्रूवल दिया। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी अलाउ करेंगे कि वो भी इंपोर्ट कर सकें, ताकि वो अमीर लोग जो सब्र नहीं कर सकते उनको भी ये हक है कि वो अपनी वैक्सीन जो है वो लगवा सकें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन जो है वो बहुत कम दामों के ऊपर या मुफ्त जो है वो अवेलेबल हो। इस वक्त तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं और मुख्तलिफ वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं, तो पहला ऑर्डर जो है वो 11 लाख के लिए कहा गया है, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको जैसे जैसे हफ्ते गुजरते जाएंगे आपको ये तादाद भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और सोर्सेज जो है यानी एक से ज्यादा सोर्स से भी वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका जो है उसका अप्रूवल ड्राफ्ट ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है, पिछले 1-2 दिन के अंदर वो अप्रूवल हुआ है, और एक साइनोफार्म का जो है इन प्रिंसिपल टेक्निकल कमेटी अप्रूव कर चुकी है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन है कि किस नाम के ऊपर वो इशू किया जाएगा, वो मंडे ट्यूसडे को वो भी हो जाएगा। तो मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास पहले क्वार्टर के अंदर जो है यानी फरवरी मार्च के महीनों के अंदर आपकी वैक्सीन आ भी जाएगी, लगनी भी शुरू हो जाएगी। पेरेंटली डॉक्टर अजरा पे
पेचियो ने भी, सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि क्योंकि सूबे मंगवा नहीं सकते, तो मैं ये भी गलतफहमी दूर कर दूं और डॉक्टर अजरा पेचियो को भी आपके जरिए बता दूं कि मुकम्मल तौर पे आजाद है अगर सिंध हुकूमत ऑर्डर प्लेस करना चाहे। हमने ये पहले दिन पॉलिसी अप्रूवल दे दिया था कि सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास की मोनोपोली नहीं होगी, इजारादारी नहीं होगी कि सिर्फ वही इंपोर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, अस्पताल कर सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो ड्रैप एक दफा अप्रूव करते हैं। अब ड्रैप की अप्रूवल आ गई एस्ट्राजेनेका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही, यानी फरवरी मार्च के महीने के अंदर। उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं होंगे, उसके अंदर जो हमारी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो दूसरा तरजीही ग्रुप था, उनको भी इंशाल्लाह ताला वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सब आपने सुन लिया और ये सब वादे तो हो गए, लेकिन इस वक्त ज़मीनी हालात ये हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन सरकारी तौर पर नहीं आएगी तो मुफ्त नहीं मिलेगी और सबको इस साल मिलना तो करीब करीब बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसलिए इंतजार में ना आप बैठ जाइएगा। और हमारे लिए कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी वैक्सीन लग रही हैं जिसमें से कुछ के अच्छे रिजल्ट नहीं भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में जहाँ वैक्सीनेशन टेस्ट हो रही है अभी तक, इसी में से लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी ये ट्रायल्स हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया के अक्सर ममालिक में वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में अब तक इसके अभी तो हमें आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में ताखीर से क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले तो ये बताइए, इतनी बड़ी आबादी वाले इस खित्ते और इस मुल्क को। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये कुछ 4 से 4.5 अरब लोगों को लगनी है फौरी तौर पे वैक्सीन। तो ममालिक आपस में कम्पीट कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है साइनोफार्म की वैक्सीन इस वक्त रजिस्टर हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो इस मरहले में है कि पाकिस्तान को सप्लाई हो सके। और इसी तरह कैंसिनो की ने भी अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, और भी 2-3 वैक्सीन्स ने एप्लीकेशन दे दी और मेरा ख्याल है फास्ट ट्रैक पे ये हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ चंद हफ्तों में या मैक्सिमम 1-2 महीने में ये अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी होगा, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक चीज़ है, उसकी कोल्ड चेन की मेंटेनेंस दूसरी चीज़ है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी अफेक्टिव यूज़, यानी कि मुस्तनद हाथों में वो जाए, वैक्स के पास ना जाए और इस तरह ट्रेड ना बन जाए, कंट्रोल्ड रेट पे अवेलेबल हो और अवेलेबल हो थ्रू मुस्तनद डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, ताकि उसको मुस्तनद तरीके से लगाया भी जा सके और फॉलो अप भी किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट कर दी हैं, क्योंकि जहाँ इतने माफियाज ऑलरेडी हम मुल्क में देख रहे हैं, तो वहाँ हमें खौफ आ रहा है कि इस वैक्सीन का होगा क्या। अच्छा जी, आप लोग चीनी कंपनी के वैक्सीन टेस्ट भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसकी इब्तदाई नताइज बड़े हौसला अफजा बताए गए। ये टेस्टिंग इस वक्त किस मरहले पर है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये वैक्सीन पाकिस्तान के लिए कारआमद होगी या नहीं? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हमने 18,000 वॉलंटियर्स को, जैसे मैंने कहा, कि इसके टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ये लगी उनमें से सिर्फ 5% ऐसे थे जिनको हल्का फुल्का बिल्कुल बुखार हुआ, वरना ये सेफ़ थी, किसी को एनाफिलैक्सिस नहीं हुआ, किसी एक भी वॉलंटियर की जान नहीं गई और ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छी इसको तरीके से टॉलरेट की, इसकी सेफ्टी काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई। जहाँ तक इफेक्टिवनेस का तल्लक है, हमारे प्रोटोकॉल का तो हिस्सा यही है कि ये सिंगल डोज है और 1 साल बाद हम एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक करेंगे, इम्यूनिटी चेक करेंगे। लेकिन लोगों ने अपने आप 15 दिन बाद 28, बहुत शुक्रिया आपका, लोगों ने अपने आप एंटीबॉडीज़ कराई, वो पॉजिटिव आ रही हैं, व्हिच इज़ अ ग्रेट साइन। अच्छा जी, हमारी हेडलाइन तक शायद नहीं किया होगा, लेकिन अब कर लिया है। वंडरफुल जी। सो उस पाकिस्तानी नौजवान का भी हम तस्करा करेंगे और उनको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद। तो अनबिलीवेबल है बहुत, आपको पता है ना कि ये जो चीज़ होती है, हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन सर्दियों में आपको K2 सर कर लेना, इट्स अ टास्क एंड हाफ। देखिए, नॉर्मल लोगों के लिए तो K2 के बेस कैंप तक पहुंच जाना ही टास्क एंड हाफ होता है गर्मियों में। सो अगर आप सर्दी में K2 ना सिर्फ पहुंच जाएं, उसको कंप्लीट भी कर लें। कुछ अर्सा पहले हमने आपको ये भी बताया था, वो लंबा भी हो गया, अब इतनी बर्फें पड़ गई हैं कि उसकी थोड़ी सी हाइट कुछ मीटर्स और भी ज़्यादा चली गई है। हाइट में इजाफा हो जाता है इन विंटर्स और ज़्यादा
डिफ़िकल्ट टेरेन हो जाता है, ज़्यादा टफ कंडीशंस हो जाती हैं, तो इस सब में तो सर आप अनबिलीव आप लोग इंसान ही नहीं है। मोर ऑन दैट लेटर इन द शो। सबसे पहले टॉप स्टोरी फर्स्ट, आपको बताएं कि अली जफर के खिलाफ हरासानी का एक और केस दायर हो चुका है। लीना गनी के इल्जामात संगीन हैं, अली की टीम के लिए मुश्किल चैलेंज बन सकता है। अली जफर और मीशा शफी की कानूनी जंग तो 2 सालों से जारी है। दिस मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इसी दौरान और खवातीन ने भी अली जफर पर हरासानी के इल्जामात लगाए हैं और इनमें से एक है लीना गनी, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अली जफर के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का दावा जो है वो दायर किया है। और लीना गनी का इल्ज़ाम है कि दिसंबर 2014 में अली ने उन्हें हरासा किया, फिर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की मुहिम भी चलाई। अदालत ने अली जफर से 25 जनवरी को जवाब मांगा है। ये एक कानूनी मामला है, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि फरीकैन इस बात को कहीं और ले जा रहे हैं। सो ये तो आपने सुना अली जफर मीशा शफी केस से अब ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिन पर पहले खुलकर बात नहीं हो पाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो इस केस के ऊपर डिस्कशन हुई नहीं है। अभी तो सिर्फ यही डिस्कस हो रहा है कि व्हाट इज़ द राइट फोरम टू लिसन अ केस ऑफ दिस काइंड, जहाँ पर एक वर्क प्लेस नहीं है और अगर हरासमेंट मुबैना तौर पर हुई है तो उसको किस फोरम पर सुना जाए। अब ये जो लीना गनी वाला मामला है ये नया है, इसकी डिटेल थोड़ी सी हमें लेनी चाहिए और इस पर हम बात करने के लिए हम जहमत देंगे behzad हैदर साहब, जो कि लीना गनी साहिबा के वकील हैं। अच्छा behzad हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें जितना पता है हम उसकी बात कर लें कि लीना गनी का जब भी जिक्र आया वो तभी आया है कि वो मीशा शफी की हामी थी, इन द सेंस कि जब मीशा ने अपना ये सारी बात स्टार्ट की 2 साल पहले, जब उन्होंने ट्विटर पे डिक्लेयर किया कि उनके साथ क्या हुआ है अलेजिडली, तो लीना ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उनकी तायद की। तब तक अभी तक तो वही चल रहा था। अब लीना ने खुद भी एक केस दायर कर दिया जिसकी आप हमें बता सकते हैं डिटेल्स क्या हैं? क्या मौक़िफ़ है उनका, कहाँ उन्हें हरासानी का सामना करना पड़ा, किस नौयत की हरासमेंट थी, क्या डिटेल दी गई है कोर्ट को? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे पहचाने को लेने के लिए। जी देखें, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ए वर्सेस बी होते हैं, एक शख्स दूसरे के खिलाफ करता है और वो उन्हीं के दरमियान डिसाइड हो जाते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो किसी तीसरे शख्स तक नहीं पहुँचते, ना उसे फेस करने पड़ते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो किसी कौम की सोच की, उसकी तहजीब की अक्कास होती है, जिससे उस कौम की सोच, उसकी तहजीब की, फ्यूचर की जो डगर है वो डिसाइड होती है। ये भी कुछ वैसा ही केस है। लेकिन एक ग्लोबली एक मूवमेंट चली जिसमें वो लोग, जिसमें मर्द भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी, जो माजी में हैरेसमेंट का शिकार हुए किसी भी हवाले से, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए लोगों से। अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पे हार्वे वैनस्टीन था एक बहुत आपको। अच्छा, आई वुड रियली अर्ज यू behzad साहब कि आप जरा इस मौक़िफ़ पे आए जो सवालात हमने आपसे किए हैं ताकि हम ऑन टू द पॉइंट उन पे बात कर सकें। जी मैं आता हूँ, मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। तो वो ग्लोबली उस पर हुआ, तो उन्होंने उस पर वो कन्विक्ट हो गया, हैरेसमेंट के उस पर इल्ज़ाम था। उसके बाद अगर आप देख लें तो वो केविन स्पेसी था, उस पर इल्ज़ाम लगा। उस पर ये इल्ज़ाम ये था कि एक 45 साल शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि 1986 में जब वो 14 साल का था तो केविन स्पेसी ने उनको अटेम्प्ट टू रेप किया उनको। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनका फॉल आउट हुआ, वो हाउस ऑफ कार्ड से उनको ड्रॉप कर दिया, नेटफ्लिक्स की सीरीज से वो, और तमाम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उनसे उसको ड्रॉप कर दिया गया। अब आते हैं यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में 2010 में एक वुमेन प्रोटेक्शन का एक लॉ आया था, एक्ट आया था, जिसका मतलब मकसद ये था कि औरतों को हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान में 8 से 9 खवातीन ने अली जफर साहब पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया। उस इल्ज़ाम की किसी इदारे ने कोई तहकीक नहीं की, किसी इदारे ने उनका स्टेटमेंट नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा कि वो खवातीन सच कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक है उनके इल्ज़ाम, लेकिन किसी इदारे को देखिए, जब रेप का केस होता है तो रेप के केस में थोड़ा सा एतबार करके उस विक्टिम पे उसका पहले मेडिकल चेकअप होता है और उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग आगे चलती है। इस केस में भी जो खवातीन इल्ज़ाम लगाई थी उन पे हमें थोड़ा सा एतबार करना चाहिए था, किसी इदारे को आगे बढ़ना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनके इल्ज़ामात की तहकीक करनी चाहिए थी और आगे बढ़ना चाहिए था। इल्ज़ाम को कैसे मानना? ये आप ही की खातिर हम कह रहे हैं कि टाइम बड़ा कम है। आप सिर्फ ये बताएं, आप सिर्फ ये बताइएगा कि पहले तो ये मीशा के साथ ऑब्वियसली उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि वो उनका साथ दे रही थी, लेकिन अब उनका कहना है कि वो खुद भी हरास हुई हैं, यही बात है, सही है? और क्या उसकी क्या डिटेल है, अगर आप हमें बताइए।
जी मैं बताता हूँ जी। देखिए 29/4/2018 को मीशा शफी साहिबा ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और 29/4/2018 को चंद घंटों बाद लीना गनी साहिबा भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। हुआ ये था कि 2014 में लीना गनी साहिबा जब लंदन में थी, 9/6/2014 को लंदन में अली जफर साहब ने कुछ ऐसी हरकत की लीना गनी साहिबा के साथ और कुछ ऐसे जुमले बोले उनके साथ जो इस वक्त मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता, और अगर मैं कहूँगा तो यकीनन पैमरा आपके चैनल को फांसी फैलाने की पादाश में एक नोटिस जारी कर देगा। दूसरा वाक़या हुआ 12/6/2014 को, उसमें भी डिफेंडेंट्स की कुछ ऐसी हरकत की कि जिससे वो उन्होंने हैरस फील किया। फिर तीसरा वाक़या हुआ 14/6/2014 को, उसमें भी डिफेंडेंट अली जफर साहब की कुछ ऐसी हरकत की, ऐसे जुमले उन्होंने बोले कि जो किसी महज़ब माशरे में कोई महज़ब शख्स जो है किसी खातून से नहीं बोल सकता। तो उस पर इन्होंने लीना गनी साहब ने खामोशी इख्तियार की। क्यों खामोशी इख्तियार की? कि तमाम लोगों ने जिससे भी उससे बात की, अपने पेरेंट्स में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, सब ने उनसे यही कहा कि आप खामोशी इख्तियार करें और पाकिस्तान में आप इस मामले पे बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही, आप देख लें, FIA पे FIR काट दिया, सब लोगों पे FIR काट दिया, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। और FIA ने और अली जफर साहब ने इनकी बेल पे नो ऑब्जेक्शन दिया और वो बड़े फख्र से कहते हैं जी हमने इनकी बेल पे नो ऑब्जेक्शन दिया। इन्होंने FIA ने और अली जफर साहब ने नो ऑब्जेक्शन बेल पे इसलिए दिया है कि इनको मालूम था अगर ये जेल चली जाती तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शर्मसारी का बाइस था। अच्छा, आप ये बताइए, एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि चूंकि लीना गनी साहिबा बरमला हिमायत करती रही मीशा शफी साहिबा की और उस पर फिर FIA ने एक्शन लिया, उस एक्शन पे ताज्जुब हो सकता है, हैरानी हो सकती है, लेकिन उस एक्शन के नतीजे में या उसको काउंटर करने के लिए फिर अब ये दरख्वास्त दायर की गई है लीना गनी साहिबा की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में। इन्होंने पहले क्यों नहीं की, ये सवाल भी उठ रहा है। तो क्या ऐसा सही है कि चलें आपने मेरे साथ किया है तो अब मैं बताती हूँ मैं आपके साथ क्या करूँगी? ये वाला जो इम्प्रेशन है इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। जी मैं करता हूँ इसको। देखिए लीना गनी साहिबा पे जो FIR हुई है वो तो FIR उन पर हुई है लाहौर में। लीना गनी साहिबा ने जब ना सिर्फ उन पे, देखिए यहाँ गंगा बिल्कुल उल्टी बह रही है, यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन टाइम की कमी है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, यही एक्सप्लेन करना चाहता था कि यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। इल्ज़ाम भी इन्होंने लगाया और इनको सोशल मीडिया पर, और FIR और FIA तो अलग रह गया, वो तो अलग चैप्टर है, लेकिन इनको सोशल मीडिया पे लीना गनी साहिबा को इतना इनको डिफेम किया जा रहा है कि ये ब्लैकमेलर हैं, इनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं अली जफर साहब पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो उस पर लीना गनी साहिबा ने ये जुर्रत की और उन्होंने कहा कि मैं अब कोर्ट में जाऊंगी, मैं खड़ी होंगी और ये मैं इनको अदालत में लेके जाऊंगी और इनको मौका फराहम करूंगी कि अदालत में आए और बताएं कि मैंने किससे पैसे लिए हैं, किसने मुझे फंड किया है, किससे मेरा ताल्लुक है। मीशा शफी साहिबा का और लीना गनी साहिबा का आपस में बहुत अरसे से ताल्लुक नहीं रहा था इनका। तो मीशा शफी साहिबा ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उससे लीना गनी साहिबा को ये एहसास हुआ कि ये जो वाकयात हैं ये उनके साथ नहीं हुए, और भी खवातीन इसमें शामिल है। तो उससे उनको हिम्मत मिली और उन्होंने अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की मुखालफत लेते हुए आवाज़ बुलंद की थी और इसके लिए वो स्टैंड अप हुई है खवातीन के लिए कि क्या खवातीन को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए या खवातीन को अपने हकूक के लिए या को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उन्होंने अच्छा जी, इस पे हम आपने तो अपना मौक़िफ़ दिया है। अब हम उमर तारिक साहब हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उमर तारिक गिल ये हैं अली जफर के काउंसिल हैं जी, लॉयर फॉर अली जफर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, हम सिर्फ सब्सटेंस में बात करेंगे। पहले तो ये काउंटर बता दें कि जी ये जो कह रहे हैं कि एक ही हफ्ते में 3 दफ़ा हिरास किया अली जफर साहब ने मुबैना तौर पर लीना गनी साहिबा को। अब सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। आप लोग, आपका क्या मौक़िफ़ है? अपना पहले तो बता दें सिंपली। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, थैंक यू फॉर टेकिंग मी। मैं आपको पहले सबसे एक चीज़ आपको फ्रेंडली में बताना चाहता हूँ। जी जी, कि जो ये बार बार बात हो रही है मीटू मूवमेंट की, मीटू मूवमेंट के कोई खिलाफ नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ ना अली जफर खिलाफ है। इवन जो अली जफर है उसकी तो फाउंडेशन खवातीन के लिए जो कर रही है वो एलिगेशन लगने से बहुत पहले से कर रही है। तो इसलिए कोई यहाँ ये ना कहे कि वो कोई नंबरदार है खवातीन के हकूक़ का। हम सब खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं और बिल्कुल ये मीटू मूवमेंट एक अच्छी मूवमेंट है। हमारा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि ये फेक विक्टिम के लिए नहीं होनी चाहिए, ताकि जो ओरिजिनल विक्टिम हैं उनकी आप किसी किस्म की इससे हौसला शिकनी होती है। जो असल विक्टिम है उनको सामने आना चाहिए। अब आपने जो सवाल किया है मैं उसके बारे में आपको काइंडली कुछ चीज़ें बता दूँ जी। मैं बिल्कुल भी किसी और की स्टेटमेंट नहीं बता रहा।
लीना गनी अगर सेक्सुअली हरास हुई थी तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी बिफोर FIA, जब तक अभी FIR नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्यों कहा? मैं एक लाइन उस स्टेटमेंट की काइंडली अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं पढ़ दूं। जी बता दें। वो कहती हैं जी कि आई डिड नॉट अटैक नॉर आई डिड इंटेंडेड टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ओनली मेंशन्ड माय पर्सनल ओपिनियन एज अ वुमन। मेरे पे उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का कोई एलिगेशन FIA पे नहीं लगाया, और जब FIA ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इन पे FIR दे दी और इनको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद वो चलान कोर्ट में चला गया, आज उसकी हेयरिंग थी, तो उसके बाद ये एलिगेशन आ गए मेरे ऊपर। अगर ये एलिगेशन थे तो ये आपने FIA में जाके क्यों कहा कि मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने कोई डेफर्मेशन नहीं की, मेरा ओपिनियन था फॉर अ ब्रॉडर पर्पस। तो आपका ये मकसद है कहने का कि टिट फॉर टैट करिए, चूंकि FIA ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है इसलिए ये सिंध हाई कोर्ट में चली गई है दरखास्त लेकर। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने कुछ चीजों को खुद भी देखना है। आप में से किसी को, आप लोग शोज कर रहे हैं, आपने बिशा का शो भी कवर किया, भाई लीना का भी है, क्या किसी को ये पता है कि बिशा ने एलिगेशन क्या लगाया है? किसी ने ये रिकॉर्ड पढ़ा है कि कोर्ट के अंदर क्या एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है? देखिए अभी तो केस के मैरिट्स पे तो डिस्कशन हुई नहीं है, यही तो हमारा रोना भी है उमर साहब के। अभी तक तो हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द राइट फोरम टू डिस्कस दिस केस। सर नहीं सर, ये जरा काइंडली मैं आज आपको ये बात बड़ी क्लियर कर दूं। जी प्लीज बताएं। अगर आप मिशा के केस का, जो अली जफर ने केस फाइल किया हुआ है डेफेमेशन का, अगर आप उस डेफेमेशन केस का इशू नंबर 4 पढ़े, जो कोर्ट ने इशू फ्रेम किए हैं उसमें एक इशू नंबर 4 है। इशू नंबर 4 ये कहता है कि क्या मिशा ने जो अली जफर पे इल्जाम लगाया वो सच है या झूठ है। इस पे अली जफर अपनी एविडेंस दे चुके हैं। अली जफर ने कोर्ट में साबित किया है कि ये एलिगेशन झूठा है। मिशा को कोर्ट बुला रही है कि आगे साबित करें। अभी साबित, आप इस तरह ये वर्ड्स तो ना यूज करें ना। साबित होने से लगता है कि जैसे कोर्ट का फैसला आ गया। आप लॉयर हैं, आपको बड़ा क्लियर टर्म्स में, क्योंकि लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो यही समझेंगे जैसे कोर्ट का फैसला आ गया, जो कि नहीं आया। उमा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं। मिशा ने एलिगेशन लगाया कि मुझे जैम सेशन के अंदर सेक्सुअली हरास किया गया। जो जैम सेशन में सेक्सुअली हरास हुई, उसके बाद 2 दिन बाद वो एक व्हाट्सएप मैसेज करती हैं और वो लिखती हैं, हैड अ ग्रेट टाइम जैमिंग एंड परफॉर्मिंग, हेक्टिक पर मेमोरेबल एंड सो ग्रेटफुल फॉर द काइंड वर्ड अली हैड टू से ऑन स्टेज। इफ यू आर सेक्सुअली हरास्ड एट द जैमिंग सेशन, then what was a great time? So ये certainly and give our opinion. Obviously the courts are there to decide. हम तो इधर बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। देखिए हम ये इशू जब यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, आप ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो आप काइंडली कोर्ट की एविडेंस हम इस वक्त लीना गनी का केस जो है, जो एक फ्रेश एक इल्जाम है, जो उन्होंने केस दायर किया है उमर तारिक साहब, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अब 2 केसेस हो चुके हैं। अब ये आप हमें बता दें कि क्या आप ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 केसेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वो एक दफा हिमायत कर चुकी हैं मीशा की, तो फिर ये और आपका और इनका जो इल्जाम है और उसकी बरमला आप तरदीद कर रहे हैं कि एक ही हफ्ते में तवातुर के साथ गालिबन ये डेट्स भी 2-2 दिन के फर्क से बन रही हैं। इसमें लीना गनी को हरास किया गया मुबैना तौर पर। आप लोग, और आपने फिर ये उमर तारिक, आपने ये भी इल्जाम लगाया कि दोनों दोस्त थी। मैं साबित करूंगा ये दोस्ती, हम जब कोर्ट में एविडेंस लेके जाएंगे। अच्छा, वैसे अगर दोस्त ही भी तो उससे इस हैरासमेंट का क्या लेना देना? एग्जैक्टली, हैरासमेंट का उससे लेना देना नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये हमारा ये आज का मौकफ नहीं है। हम जो ऑलरेडी अली की एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड करा चुके हैं, ये कैसा कॉन्फिडेंस है अब्दुल्ला कि सब लोग जो अली पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो पुराने दोस्त हैं, वो एक औरत मार्च का हिस्सा है, वो निगहदाद के साथ कनेक्टेड है। ये एक चीज सिर्फ शो कर रहे हैं कि ये इंटरलिंक्ड है। अच्छा, देखिए निगहदाद तो लॉयर है उसकी, और औरत मार्च को प्लीज बीच में ना लेके आए। हाँ, ये इल्जाम झूठा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, जिसका मुझे आपने जवाब दिया कि ये इल्जाम झूठा है जो आप साबित करेंगे। लीना ने जो सूट फाइल किया, पर आप काइंडली वो देख लें। ये 9 जून को हरास हुई है, 12 को और 14 को। फिर 12 को क्या करने गई, फिर हरास हुई, फिर 14 को क्या करने गई, और फिर एक घर में रहती रही।
देखिए बाज़ औक़ात, अच्छा ग्लोबली अगर हम उमर बात करें तो लोग सालों भी हिरास होते हैं कि हम ये नहीं कह रहे, बोलते भी हम ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता यहाँ अच्छा बेहजाद साहब को भी इस कॉन्वर्सेशन में लाते हैं। जी जी एक जी उमर तारिक साहब आप हमारे साथ ही रहें, बेहजाद साहब को भी इस कॉन्वर्सेशन में आने दें। जी अब्दुल्ला साहिबा मैं बस एक अर्ज करना चाहूँगा। देखिए मैं लीना गनी साहिबा का FIR वाले केस में वकील ना हूँ न था। अगर मैं होता तो मैं लीना गनी साहिबा को सजेस्ट करता कि आप इसमें बेल फाइल ना करें। लेट FIA बी एक्सपोज, लेट अली जफर बी एक्सपोज, लेट सिस्टम बी एक्सपोज, ताकि पता चले कि खवातीन के साथ यहाँ पर जो अपनी हैरेसमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाती हैं वो जेल जाएंगी। यहाँ पर वो क्या कहते हैं जी, वो आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा झूम के निकले, तो पता तो लगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर खवातीन की प्रोटेक्शन के जब लॉ बनाया जाता है तो फिर उनकी प्रोटेक्शन ये है कि वो जब वो अपनी हैरेसमेंट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, इल्जाम लगाएंगी किसी पे, तो वो जेल जाएंगी, वो ट्रायल फेस करेंगी। अच्छा डेफेमेशन वाले केस में बेहजाद साहब अली जफर के वकील कह रहे हैं कि उन्होंने लॉयर प्रोड्यूस किए क्योंकि उसमें बहस हुई और उसमें अदालत ने पूछा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये हकीकत पर मबनी है या नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो ऑम्बड्समैन और फिर गवर्नर से होता हुआ वो एक और केस चल रहा है, डेफेमेशन का एक और केस चल रहा है, दूसरे वाले में तो केस के मेरिट्स पर डिस्कस हुआ ही नहीं है और लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। उमर साहब इसमें भी ये जो लीना गनी साहिबा के इल्ज़ामात हैं इस पर भी मामला क्या कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाएगा कि ये वर्क प्लेस था या नहीं था, या फिर आपको लगता है कि इसी केस में आगे चलकर आप ये साबित कर सकेंगे कि झूठा इल्जाम है? देखिए लीना गनी का तो शायद हैदर साहब को वेट ना इतना करना पड़े, क्योंकि लीना गनी एज अ विटनेस भी आ रही है मिशा शफीक केस, तो हम तो उन्हें उधर भी क्रॉस एग्जामिन करेंगे और हम सारा एविडेंस उधर भी प्रोड्यूस करेंगे। और जहां हैदर साहब ने जो बात की है कि औरतों के अरेस्ट की, इनको ये बात शायद पता नहीं है कि अली जफर ने जब इन्होंने बेल मूव की थी तो कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दी थी कि आप ये खवातीन हैं, हम इनको अरेस्ट नहीं करवाना चाहते, दे शुड फेस द ट्रायल, लेकिन मुझे इनकी बेल होने पे कोई इतराज नहीं है। उसकी अली जफर की स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। अगर हम खवातीन को अरेस्ट करवाना मतलब बिल्कुल नहीं है। अब्दुल्ला साहब मैं पहले अपने जो मेरी पहले आपने क्लिप बात मैंने की तो उसमें मैंने कहा है, मैंने कोई छुपाया नहीं है कि अली जफर साहब ने और FIA ने उसमें नो भी एक्शन दिया था, और वो मैं वो भी बता चुका हूँ कि क्यों दिया था कि उससे अगर पूरे FIA की पाकिस्तान की तस्दीक होती। और खैर FIA वाला मामला बिल्कुल अलहदा है उमर साहब, और उस पे अब्दुल्ला साहब माजरत के साथ मैं अब आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता दूं, सामीन को, नाजरीन को, आपको, उमर गिल साहब को, अली जफर साहब को बता दूं कि मेरी क्लाइंट लीना गनी साहिबा जेल जाने के लिए तैयार हैं। वो कहती मैं जेल जाऊंगी, लेकिन मैं सिस्टम को, इन लोगों को एक्सपोज करूंगी और तमाम लोगों को जो हरासानी का शिकार हो चुकी फाइनली उमर तारिक साहब जी ठीक है, बेहजाद साहब आपको सुन लिया। उमर तारिक साहब आपसे फाइनली जी नहीं आप ना मुझसे सवाल पूछे, मैं आपसे पूछती हूँ। आपका ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ ये रहा है, सारी ये मीटू मुहिम को गलत इस्तेमाल करने वाले इस मुहिम को मुतनाज़े बना रहे हैं, ये तो रहा है ना आपका मौक़िफ़, तो इसलिए उन्हें बेनकाब करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आपकी बात ठीक है, पर जो इल्जाम लगाए और फिर उसकी हिमायत में बोले, उसकी पकड़ हो जाती है अदालतों में, मतलब उसको घसीटा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। देखिए ये बात FIA वाली बात would have made sense अगर हरासमेंट वाला केस दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उसके बाद अगर अली जफर साहब बिल्कुल बेगुनाह साबित होते तो आप उन तमाम लोगों को FIA कहते हैं जी कार्रवाई करें कि इन्होंने हमारे, इट वुड हैव मेड परफेक्ट सेंस। लेकिन अभी FIA की कार्रवाई डजंट मेक एनी सेंस। मैं जवाब दे देता हूँ। किसी ऐसे शख्स पर FIR की दरखास्त नहीं दी जिसने लीना ने या किसी और ने मिशा को सपोर्ट किया है, जिसने ये कहा है कि मिशा सच बोल रही है, उसको भी नहीं कुछ कहा। लेकिन अगर आप आकर सोशल मीडिया पे अली को हैरेसर खुद कहेंगे, उसको गालियां देंगे, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ये सब दिस इज कॉल्ड ट्रोलिंग। आपको तो पता ही होगा बड़ी अच्छी तरह, दोनों साइडों पे भर भर के ट्रोलिंग हो रही है। इट इज नॉट वन साइडेड एट ऑल। अच्छा हुमा, अब आप ये देखें, आपके सामने अभी एक बड़ा रिसेंट केस आया है काइंडली बाबर आजम का। आप मुझे ये बताएं कि वो जो खातून थी उन्होंने कितने सीरियस एलिगेशन लगाए। इस तरह तो आप बाबर आजम का केस ले आए हैं, हम आपको 6 और केसेस सामने ले आएंगे। आप लॉयर हैं, आपको अपने ही केस पे देखना तो सही कि उसने झूठा इल्जाम क्यों लगाया। उससे आपका क्या लेना? देखिए झूठा इल्जाम लगाना, ट्रोलिंग करना, यहाँ पे ऐसा तासुर गया FIA वाले केस की वजह से। आई वंडर कि आई विश के आपने, उमर तारिक आपने कैसे, आई विश के आपने उन्हें मशवरा दिया होता अली जफर साहब को कि ये अभी, क्योंकि इससे जो है ना प्रॉबेबली ऐसा तासुर होता है कि अपना ही केस कमजोर पड़ रहा है कि जो लोग बोल
बोल रहे हैं हिमायत में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप तब तक ही उसी तक ही रहे कि व्हाई ब्रिंग बाबर आजम का इन इट, और चूंकि उसका ये हुआ तो हमारा भी यही हुआ। इट डजंट मेक सेंस। अब्दुल्ला साहब बाबर आजम का केस भी लीना गनी को सपोर्ट करता है। देखिए बाबर आजम साहब ने उसका जी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उमर तारिक आपका इधर आने का। behzad हैदर साहब दोनों लॉयर्स हमारे पास थे और इट्स रियली बिकम ऑब्वियसली आप सारी बाय लॉ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है, एक्चुअली इंसिनुएट क्या कहा जा रहा है, उस पे ना जाएं, ओपिनियंस क्या लोगों के हो रहे हैं, ट्रोलिंग क्या हो रही है। करते हैं अगर इस डिस्कशन को, तो बेसिकली लीना गनी साहिबा की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अली जफ़र साहब के लॉयर की तरफ से बरमला इसकी तरदीद की गई है। और जहाँ तक मीशा शफी वाले केस का ताल्लुक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा ना, दूसरा ये है कि जो डेफेमेशन का केस दायर किया गया है उसके अंदर अदालत ने ये इसरार किया, उसमें मेरिट ऑफ द केस को डिस्कस करने की कोशिश की गई है कि ये इल्ज़ाम सच्चा या झूठा है, तो उसको परसू करें ताकि वहाँ से एटलीस्ट फैसला आ जाए। अदरवाइज जो दूसरा मामला है कि वर्क प्लेस हरासमेंट है या वर्क प्लेस नहीं है, वो अभी कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है, तो यू नो उसको भी बहुत क्लियर अच्छी होना बात चाहिए, है, उसको क्लियर हो जाना चाहिए। हजारों खवातीन इस तरह हरासा होती हैं, क्योंकि ये कि वो वर्क प्लेस था, फ्रीलांस भी तो काम करते हैं ना लोग पूरी दुनिया में, वहाँ भी हरासमेंट हो सकती है। तो अगर ये चीज़ निकल ही आई है तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर दे, बहुत मदद हो जाएगी। सारे इनफैक्ट फ्यूचर के भी अगर कोई मी टू केसेस हैं या पास्ट के भी हों, मैं तो कहती हूँ छोड़ दे सब कुछ, K2 चलें। मगर आप तो समंदर से कल होके आई हैं, तो जब समुंदर हो गया ना मेरा, देखिए बहुत सी चीजें हमने अपनी चेकलिस्ट पे टिक मार्क कर दी है। माशाल्लाह सभी कुछ कर लिया अब तक जिंदगी में, लेकिन मैंने स्कीइंग नहीं की। मालम जब्बा वगैरह में आपको पता है ना हमारी स्की, तो कोई बात नहीं, आप वैसे छोटा मोटा कोई काम करती नहीं है, इसलिए हम आपको K2 पे स्कीइंग कराएंगे। K2 यूं तो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, लेकिन इसे सर करना माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल माना जाता है। 8611 मीटर बुलंद ये पहाड़ दर्जनों को पहमाओं की आखिरी मुहिम एक्चुअली साबित हुआ है, यानी कि आप बिल्कुल जिंदगी मौत के बीच में लटक रहे होते हैं। सर्दी में इसे सर करने का तस्वुर करना भी मुहाल है, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है नेपाली को पहमाओं की एक टीम ने। ये कामयाबी 16 जनवरी को उन्होंने हासिल की है। अनबिलीवेबल। अच्छा जी, दुनिया के टॉप पहमाओं में से एक हमारे पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के लेजेंड नज़ीर साबिर हमारे साथ हैं। नज़ीर साबिर साहब, जब भी कोई इस किस्म का कारनामा अंजाम देता होगा तो आप तो रिविजिट करते होंगे आपकी सारी अचीवमेंट्स जो हैं। गर्मियों में इस पहाड़ पर जाना इतना मुश्किल है, तो सर्दियों में तो नामुमकिन ही, मतलब हम जैसे लोग तो गर्मियों में भी नहीं सोच सकते। तो एक नेपाली टीम ने ये काम कर दिखाया है। आपकी नज़र में कोप एमआई की दुनिया में इसे कितना बड़ा कारनामा समझा जाएगा? पहली बात ये है कि ये आपको समझना होगा K2 पे सबसे पहले अटेम्प्ट विंटर में 1987-88 विंटर में हुआ। पोलिश, कैनेडियन और ब्रिटिश टीम ने अटेम्प्ट किया था। 34 साल लगे विंटर में K2 क्लाइम सक्सेसफुली क्लाइम करने में, जबकि एवरेस्ट 1980 में क्लाइम हुआ और वो भी उसी टीम ने लीडर ने किया था जो K2 पे आया था 1980 में। पोलिश टीम ने सबसे पहले विंटर में एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो इसलिए 41 साल लगे एवरेस्ट के बाद K2 क्लाइम करने में। जाहिर है इसी दौरान तकरीबन 8 मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीमों ने अटेम्प्ट किया K2 को सर करने के लिए। विंटर में चाइना साइड से भी किया, पाकिस्तान साइड से भी। आपको पता है K2 चाइना और पाकिस्तान का बाउंड्री बनाता है। तो जहां तक अचीवमेंट का ताल्लुक है, जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि K2 समर में इतना मुश्किल है और विंटर में फिर मुश्किल था, इसीलिए तो इतने साल लगे। अलबत्ता इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जितने हमारे नेपालीज शेरपा थे बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते थे, ये बहुत सारे 8000 मीटर पीक इन्होंने विंटर में क्लाइम किए थे और K2 भी इन्होंने क्लाइम किया था समर में। अच्छा, यानी अटेम्प्ट काफी अरसे से हो रहा था लेकिन हुआ 35-40 years to do this attempt successfully। अब ये बताइएगा कि गैर मुल्की टीम ने तो सर कर लिया है नज़ीर साहब, लेकिन हमारी ख्वाहिश तो ये भी है कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा की जानिब से भी सर्दियों में K2 सर कर लिया जाए। तो क्या हम उम्मीद रखें इस सिलसिले में? कोई सुनगुन है आपके पास? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है।
अभी तक यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुई है, इंस्टीट्यूट आज तक कोई नहीं है। ट्रेनिंग इंडिविजुअल लोग मेरे जैसे या अशरफ अमान जो पहला पाकिस्तानी है K2 पे, और काफ़ी सारे लोगों ने किया है दूसरी टीमों के साथ जाके। मैं जापानीज दोस्तों के साथ जाके मैंने क्लाइंब किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने तौर पे उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है अभी तक कि K2 को विंटर में करें। इस तरह अली सतपारा है अभी एक टीम के साथ गया हुआ है स्कर्दू का, तो वो भी किसी टीम के साथ गए हैं और मेंबर पाकिस्तान अपने तौर पे उस लेवल पे आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इतना मैन पावर डेवलप नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और काम बड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं होगा, यही हमें समझ आई है। 3 दिहाइयां लग गई इस काम को होने में। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। K2 को करना जरा मुश्किल है, वो भी सर्दियों में। We are all excited for the tour of South African team to Pakistan. पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड की पहली कोरोना टेस्टिंग क्लियर आई है, बड़ी अच्छी बात है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि स्क्वाड की पहली कोरोना टेस्टिंग 16 जनवरी को मुकम्मल हुई थी और आज 18 और टेस्ट आ गए हैं। और टेस्ट स्क्वाड कल कराची में इकट्ठा होगा और दूसरी टेस्टिंग कल कराची में ही होगी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो याद रहे 26 जनवरी से शुरू होगा। तो अभी 26 में तो काफ़ी टाइम है। अभी है। अच्छा, ये कुछ मनाज़िर हम आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये साउथ अफ्रीकन टीम जो है कराची में प्रैक्टिस कर रही है और दे आर ऑल क्लियर ऑब्वियसली कोविड नेगेटिव इन द फर्स्ट टेस्ट। और उसके बाद मीडिया को चूंकि अलाउड नहीं है, इसलिए काफी दूर से बैठ के खिड़की लोगों की घरों की खिड़कियों में जाके हमने फुटेज बनाई है, मुझे लग रहा है दिखाना तो है आपको। सो हियर दे आर। अच्छा जी, सो वी हैव टू वेट टिल 26 फॉर द फर्स्ट टेस्ट टू स्टार्ट प्लेइंग। और 14 साल बाद बाय द वे ये टूर हो रहा है साउथ अफ्रीकन टीम का टू पाकिस्तान, सो इट इज इंडीड अ बिग थिंग। और 14 या 16 ही आप हमें लिख के बता दीजिएगा आज जियो पाकिस्तान टीवी पे, और हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। हैव अ गुड डे।